हेलो एंड वेलकम टू प्रश्नोत्तर बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा था हम लोग का। तो लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 हो गया था और आज लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। मतलब हमने सीख लिया था किसी भी पॉइंट को एक्स एक्सिस यानी एक कोई प्लेन यानी तल पे हम किसी बिंदु क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी पोजीशन क्या है ये सीख लिया था। उसके बाद उसके ऊपर हमने किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सीख लिया था, ये लिखा भी हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन कराए थे मैंने। आज क्या करेंगे, एक होमवर्क दिया था मैंने, है ना। उस होमवर्क को करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। हिंदी में क्या कहते हैं, अवकलन। इसका काम क्या है, इसका फिजिक्स में क्या यूज है, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये होमवर्क था आप लोगों का, तो फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ डॉग वांट्स टू कैच अ कैट। ये तो हम लोग जानते ही है ना। यहाँ पर हम लोग को पता है कि डॉग और कैट के बीच का रिलेशन क्या होता है, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो अभी क्या कर रहा है, ये डॉग क्या करना चाहता है, कैट को कैच करना चाहता है। द डॉग फॉलोज द पाथ, कह रहे हैं जिस रास्ते पर जो आपका डॉग है वो किसी कैट को पकड़ने के लिए जिस रास्ते पे चल रहा है, उसको हम लोग y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 से बताते हैं। मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हमारा डॉग चलता है, मतलब वो क्या कर रहा है, कैट को पकड़ने के लिए ए से बी जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए बोला गया कि इस रास्ते को दिखाने के लिए मैथ्स में लिखा गया, कहते हैं y माइनस एक्स बराबर 0, ये उस रास्ते को रिप्रेजेंट करता है, इतनी बात मान, ठीक है। करें कैट जो है फॉलोज द पाथ हुज इक्वेशन इज, ये लिखा गया है, लेकिन कह रहे हैं कि ये तो डॉग की बात हो गई। लेकिन कह रहे हैं कि जो कैट है वो एक ऐसे रास्ते पे चलती है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके डॉग का इक्वेशन हो गया, ये आपके कैट का इक्वेशन है, कोई बात नहीं, है ना। अभी आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मैं अभी आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अभी मैं इस पे आपको कहता हूँ अज्यूम कर लो कि ये दो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉसिबल पॉइंट ऑफ कैचिंग द कैट। तो कह रहे हैं ये बताइए कि अगर डॉग यहां से यहां जा रहा है उस कैट को पकड़ने के लिए, तो कह रहे हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब क्या दिखाया था मैंने, एक्स कॉमा वाई, यानी किसी भी बिंदु को हम दर्शाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो एक्स और वाई। मैंने बहुत टाइम दिया था इस पे और बहुत अच्छे समझाया है तुम लोग को कि एक्स और वाई का क्या मतलब होता है और किस तरीके से यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कहते हैं कि अब मुझे बताओ कि कौन कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी हो सकती है जिनका पेयर बना के एक कोऑर्डिनेट बनेगा, वो सारे पॉइंट पर डॉग कैट को कैच कर सके, ऐसे पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले तो देखते हैं कि ऐसा कोई पॉसिबल हो सकता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आप सीखिए थोड़ी बात, जब भी आपके पास दो इक्वेशन हो बेटा, है ना, जैसे ये दो इक्वेशन है, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया इक्वेशन। तो इसमें मैथ में एक टर्म होता है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन एक वर्ड यूज किया मैंने, क्या बोला मैंने, मैंने बोला देखो क्वेश्चन तो फिजिक्स के टर्म में है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, फिर से मैंने वही बात रिपीट करनी है। मैथ क्या होती है, फिजिक्स की भाषा होती है, तो बहुत जरूरी है पहले समझना कि मैथ के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो जब भी मान लो ये दो इक्वेशन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि ये डॉग भाई साहब कैट को कैसे पकड़ ले, सुनो ध्यान से, अगर वो सारी वैल्यूज जो x और y पर, सुनो ध्यान से, ये दोनों x और y की वैल्यू जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई कर दे, क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई क्या होता है, सेटिस्फाई का मतलब ये हुआ कि अगर हम उसकी वैल्यू इसमें पुट करें तो ये दोनों क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस x क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। और इसमें क्या हो जाएगा, अगर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो तो उनका स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर। जब ऐसा हो जाए दोनों इक्वेशन में तो कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और वही सारे एक्स और वाई जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि डॉग कैट को कैच कर लेगा। समझ में आया, चलिए फिर से ट्राई करते हैं। डॉग क्या करेगा, कैच कर लेगा। सोल्यूशन वाला कंसेप्ट ठीक में आ गया। तो मान लेते हैं मैंने सिखाया अभी, तो मैं ही सिखाया हूं, तो मैंने बोला मान लेते हैं x1 y1 वो दो वैल्यू है x और y की
जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन वन कैसा दिखेगा सर, वो दिखेगा y1 माइनस x1 बराबर 0, या फिर कह सकते हैं y1 इज इक्वल टू x। और इक्वेशन टू कैसा दिखेगा, इक्वेशन टू कैसा दिखेगा बताइए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा ही दिखेगा है ना, ऐसा ही दिखेगा। तो एक काम करो, अगर आप देखो कि y1 की वैल्यू क्या है x1 के बराबर, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि आ जाएगा 2x1 स्क्वायर इक्वल टू 8। x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बेटा बताओ, 4। कैसे, 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा क्या होता है 8 होता है, बहुत सिंपल है। अच्छा ये मुझे बताओ, x1 अगर यहाँ पर x1 हटाएंगे, स्क्वायर हटा देंगे, तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है ना हम लोग को। हम क्या कहते हैं भाई, जब भी यहाँ पर रूट लगेगा तो एक चीज बताओ, बोला गया है कि ऐसा कोई भी संख्या जिसका स्क्वायर करें और यही नंबर मिल जाए उसका रूट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या सिर्फ एक ही x1 की वैल्यू है, जब भी हम ऐसे हटाते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या एक ही वैल्यू है, देखना +2 का स्क्वायर भी क्या होता है बेटा, बताओ +2 का स्क्वायर भी 4 होता है ना, अगर इसको x1 स्क्वायर लिख दूं, और अगर -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी क्या आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ समझ में आया कि ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती है, 2 वैल्यू हो सकती है। कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, जब भी एक्स सॉल्व करना याद रखना मैथ में, तो हमें दोनों वैल्यू लेना पड़ेगा। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों आएगा। यानी कि x की कितनी वैल्यू मिल गई, 2 वैल्यू मिल गई। कौन सी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू या तो +2 हो सकती है, या तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, -2, या तो क्या हो सकती है, -2 हो सकती है। तो पेयर क्या बनेगा, पहले से हम लोग को ज्ञात है, पहले से ही पता है कि x y दोनों बराबर है। ये इक्वेशन याद देखो, ये हम लोग ने प्रूव किया है। यानी कि जो 2 पॉइंट बनेंगे, या तो दोनों प्लस हो, या तो यही इसका आंसर। तो क्या इसमें एक ही ऑप्शन होगा, इसमें 2 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है और ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया कि आपकी ये ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों इसका आंसर होगा। समझ में आया, इसको रिवाइज करना, ये सब क्वेश्चन समझना। देखो ऐसे सेंटेंस के हिसाब से कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन जो तरीका मैंने सिखाया कि 2 इक्वेशन दिए थे और हम लोग को अगर कभी पूछा जाएगा कि बताइए x और y की कौन सी वैल्यू है, या ऐसे कह देंगे क्वेश्चन। देखो ध्यान से कैसे क्रैक किया मैंने क्वेश्चन, तुम लोग को सीखना चाहिए। बोला गया कि जो डॉग है वो एक ऐसे रास्ते पे चल रहा है जिस रास्ते को ये इक्वेशन बता रहा है। यानी कि अब मुझे रास्ते से मतलब नहीं है, मुझे इस इक्वेशन से जानकारी मिल रही है कि ये इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे वो सारे बिंदु मिल जाएंगे जिस पर कुत्ता जो है आपका चल के जा रहा है। कैसे मिलेगा, मुझे x और y की वैल्यू जो मिलती जाएगी वो सारी हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है कि जो कैट है, जो बिल्ली है आपकी, वो किस, उसका रास्ता कौन डिफाइन कर रहा है, उसका रास्ता ये डिफाइन कर रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8। मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, क्वेश्चन कभी कभी समझ नहीं आता। अब बोला गया क्वेश्चन आखिरी में पकड़ना, देखना, कह रहे हैं कि बताइए कौन कौन से आपके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x, y, जो कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो दर्शाते हैं कि डॉग ने क्या कर दिया, कैट को कैच कर लिया। तो डॉग ने कैट को कैच कैसे कर सकता है, जब उस जिस बिंदु से वो होके गुजरेगा वहीं पर बिल्ली होगी तभी तो पकड़ सकते हैं। अब मान लो कि मैं ऐसे भाग रहा हूँ, ठीक है, और बिल्ली उधर भाग रही है, तो मैं कभी कभी उसको पकड़ पाऊंगा नहीं। बिल्ली को मैं तभी पकड़ पाऊंगा जब जिस रास्ते में चल रहा हूँ उस रास्ते पर पड़ने वाले बिंदुओं पर बिल्ली भी चल सके, तभी पॉसिबल है कि मैं उसको पकड़ सकता हूँ, नहीं तो नहीं पकड़ सकता, है ना। तो ये क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें बस ये करना होता है कि हमें दोनों इक्वेशन में जो x और y की वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर जाए, हमें वो x y की वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, बस, और वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसीलिए मैंने एक वैल्यू लिया और मैंने पहले से मान लिया कि ये जो वैल्यू है x की x1 और y की y1, ये 1 और 2 दोनों में काम करेगी। फिर वैल्यू पुट कर दी, उसके इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ से हमारा आंसर है। समझ में आया, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने की बात ही छोड़ दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब पढ़ना है हम लोग को अवकलन, क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन, जिसको अवकलन भी कहते हैं। देखो सबसे पहले अब काम आएगा जो मैंने सिखाया था, फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे सिखाया हुआ है कि
फंक्शन क्या होता है। मैंने सिखाया था फंक्शन एक ऐसी चीज होती है क्या हो जिसकी वैल्यू किसी एक दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो, ये किसी पे निर्भर होता है ना। तो फंक्शन में देखो कुछ टर्म्स है, कांस्टेंट क्या होता है, ये एक ऐसी वैल्यू संख्या है जैसे मान लो x बराबर 2, तो इस केस में x की वैल्यू क्या है 2 के बराबर, 2 को बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते, फिक्स है, ये क्या कहलाएगा कांस्टेंट। वेरिएबल मैंने बता दिया, वेरिएबल कैसे होगा, मान लीजिए y बराबर 2x + 3 है, तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, -1 -2 -3 0 कुछ भी, है ना। ये कौन डिफाइन करेगा, ये हम डिफाइन करेंगे। तो वेरिएबल एक ऐसा टर्म होता है जो कोई भी वैल्यू ऑक्युपाई कर सकता है, उसको कोई वैल्यू आप दे सकते हैं। यानी कि ये क्लियर कट बात हो गई, क्वांटिटी व्हिच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू, कई अलग अलग वैल्यू ले सकता है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। ये सब बता चुका हूं। फंक्शन क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि क्या है भाई, फंक्शन ऑफ वेरिएबल हो। कहीं ना कहीं ये जो मैंने लिखा है क्या है, फंक्शन ही तो है। y किसका फंक्शन है, y x का फंक्शन है। कैसे बोला मैंने ऐसे बोला कि जिस पर निर्भर करते हैं, जैसे x पे डिपेंड करता है, तो हमने इसीलिए बोल दिया y x का फंक्शन है। मान लो यहाँ x ना होता, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिख दिया मैंने 2u + 3, तो y किस पे निर्भर है, u पे निर्भर है सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ u, तो कहने लगेंगे y u का फंक्शन है। समझ में आ रहा है। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को ये भी याद रखना है कि किस पर डिपेंड कर रहा है आपका जो फंक्शन है, ठीक है। अगर ये नहीं आप ध्यान देंगे तो इसमें आपको बाद में सब दिक्कत होगी समझने में। अगर इसको लिखेंगे कैसे, इसको और कैसे दर्शाया जाता है, तो लिख देंगे, देखिए यहाँ पर y इज अ फंक्शन ऑफ x, ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल होता है। यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे y इज अ फंक्शन ऑफ u। ये मतलब है कि किस पर निर्भर करता है y क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चले भाई आगे बढ़े। देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। x बराबर 1 है तो यहाँ देखो y की वैल्यू क्या होगी, कैसे डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, एक फंक्शन दिया गया y बराबर 3x² + 7x + 2, तो x की वैल्यू क्या है, x क्या कहलाया यहाँ पर, वेरिएबल। x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर आप खुद से करके देखिएगा। तो x की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर प्लस 7 × 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 12। अब देखो x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ऐसे लिखेंगे, x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी हो गई, 12। अब देखो जैसे ही x की वैल्यू को हमने 2 कर दिया, x की वैल्यू को हमने क्या कर दिया 2, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 2 + 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 क्या होता है 12, और 7 2 क्या होता है 14 और प्लस 2, तो 12, और यहाँ पर 12 और 2 कितना हो गया 14, और 14 3 क्या होता है 28। तो मैं बस अभी यहाँ तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है आप बस ये देखिए कि मैं जो समझाना चाह रहा था कि y जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, x पे डिपेंडेंट होता है। तो y की कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती। बेचारे को तो हर बार खुद नहीं पता कि मेरी कितनी वैल्यू होने वाली है। वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो x डिसाइड कर रहा है। x ने कहा नहीं नहीं अब मुझे 2 नहीं रहना, मुझे 4 रहना है, तो फिर से y की वैल्यू बदल जाएगी। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि y की वैल्यू किसी और के ऊपर डिपेंड करती है कि y की वैल्यू रहेगी क्या। हर बार डिफरेंट x की वैल्यू पर डिफरेंट y की वैल्यू मिलेगी। Therefore, when the value of variable लिखा है x is changed, the value of function y also, यही बात जो मैंने हिंदी बोली अभी वही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हर बार जब वैल्यू x की बदलेगी तो फंक्शन y भी आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बट करेस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ x वी गेट सिंगल डिफाइंड वैल्यू ऑफ y। लेकिन ये भी बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल वैल्यू एक ही बार मिलेगी। हर बार तुम्हें एक ही वैल्यू मिलेगी, जैसे मानो 12 मिला फिर 28 मिला, वैसे कुछ और मिल सकती है। एक ही वैल्यू मिलेगी, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं मिल सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तुम्हारा हो गया फंक्शन ऑफ वेरिएबल की बात। अब जरा समझते हैं कि अवकलन का मतलब क्या। पहले सरल भाषा में आपको समझ, मेरी बात आप समझिएगा, बड़े ध्यान समझिएगा। अवकलन को क्या, उसका क्या मतलब है, आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, जैसे कुछ बेसिक सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि y क्या है, y इसमें कहलाएगा सर फंक्शन, यानी हिंदी में कहते हैं फलन। जिसको बहुत हिंदी पढ़ना है उसके लिए मैं बता भी देता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हम अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करते क्यों है। तो हम लोग करते हैं इसलिए टू चेक द रेट ऑफ चेंज। इसको इंग्लिश में पढ़ना है, सबको पढ़ा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि एट x, जब क्या है वेरिएबल की वैल्यू क्या है x है, तो y की वैल्यू किस स्पीड से, किस गति से बदल रही है। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोलता हूं कि हम अवकलन इसलिए करते हैं ये जानने के लिए कि जब बिंदु x है तब y की वैल्यू किस गति से बदल रही है, यानी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं यानी अवकलन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उत्तर अगर ये 2x आ रहा है तो मेरी बात समझना कि जब वेरिएबल क्या है आपकी, वेरिएबल यानी बिंदु की वैल्यू कितनी x है, तब y का जो चेंज हो रहा है वो 2x गति से हो रहा है, दोगुनी गति से आपकी वैल्यू y की बदल रही है। तो ये आपका मतलब होता है, आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है। इसको हिंदी में दर भी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन द फॉर्म फंक्शन y एंड द वेरिएबल x इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। और यहाँ पर अगर इंस्टेंट किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कह दिया जाए, तो अगर एक बॉडी है वो एक दूरी तय करती है, यहाँ डेल्टा मैंने सिखाया था ना, मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में भी सिखाया था। जैसे मान लो दूरी की बात कर रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं और ये ए से बी कितना है, 1 मीटर दूर है, ठीक है। तो 1 मीटर ठीक ठाक दूरी होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा लगेगा। लेकिन मान लो यहाँ पर ए है और यही जस्ट बगल में एक बी है और ए से बी के बीच में सिर्फ 0.1 मीटर की दूरी है, तो बहुत करीब हो गया ना, बहुत छोटा सा बदलाव आया ना दूरी में, तो कहेंगे यहाँ लग जाएगा स्मॉल डी। ये मैंने पहले ही बताया। और उसके बाद क्या लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे। एस क्या होता है, दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डी का अर्थ क्या हुआ, बहुत छोटा बदलाव, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। तो इसका मतलब है दो सिंबल हैं, दो आपके अलग अलग सिंबल हैं। एक तो ये आपका हो गया डेल्टा, डेल्टा क्या करता है, बड़े बदलाव को दिखाता है। तो यहाँ कह रहे हैं चेंज इन v अपॉन चेंज इन, मतलब कह रहे हैं जो आपके गति में परिवर्तन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू समय के, आपके रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर ये होगा, ये किसका फॉर्मूला होगा, ये होगा एक्सेलरेशन, यानी आपको कहते हैं इसको त्वरण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखिए कितना समय लगा, ठीक है। अब अगर इसको यहाँ पर v लिखना था तो v के लिए इसको होना क्या चाहिए था, मैं ठीक भी कर दे रहा हूँ, उसमें गलती है, छोटी सी गलती है, किसी से भी हो सकती है, टाइपिंग के दौरान हो गया होगा। यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, यहाँ कितना क्या होना चाहिए, यहाँ s होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, s, क्योंकि ये लिखा गया है एक जो कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, डेल्टा s दूरी तय कर रहा है, उसको समय लग रहा है डेल्टा t। तो आपको पता है कि आपको यहाँ पर 4 बराबर कर जाएगा दूरी बटे जो समय, यानी डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वेलोसिटी है और बॉडी वो बदल रही है, तो यहाँ पर अगर डेल्टा भी आपकी कह रहे हैं कि डेल्टा में वेलोसिटी में बदलाव आया और जो समय लगा वो भी क्या लगा आपको, डेल्टा टी। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, जूनियर क्लास में, छोटी कक्षाओं में आपने ये पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो ये था तुम्हारा क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना हो, यानी कि बहुत छोटे बदलाव पर अगर हमें दर निकालनी हो। यहाँ क्या लिखा हुआ, कह रहे हैं कि जब आपका जो बदलाव है वो बहुत छोटा है, 0 के आसपास, जैसे मैंने बोला 0.1, 0.1 देखो बहुत करीब संख्या है, छोटी संख्या है, आपके 0 के बहुत आसपास है। तो उस केस में अगर हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर ये बहुत छोटा है तो बन जाता है ये कैसा, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ये रेट ऑफ, ठीक है। तो उस केस में भी हम लोग निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन के इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, फिर भी दर निकाल सकते हैं जब बहुत छोटा बदलाव है। तो उस केस के लिए देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, देखो ध्यान से, सीधे मैं वो सिखा रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ। अगर हमने मान लीजिए वेलोसिटी निकालनी है, किसी ने कह दिया किसी 0.1 मीटर की आपकी विस्थापन हुई यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस केस में अगर हमने जो समय लिया मान लीजिए कि 0.2 सेकंड लगा, बहुत छोटा समय, बहुत छोटी दूरी, उस केस में भी हम लोग निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं इतने छोटे से बदलाव में भी उस समय कितनी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर सिंबल इस्तेमाल होता है ds अपॉन dt। फिर से सिखा रहा हूँ आखिरी बार,
कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल। इसका काम ही है कि इंस्टेंट किसी भी समय पर आप पूछेंगे उसी समय की आपको, जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया टी बराबर 1 सेकंड बताओ क्या कितनी वेलोसिटी है, किसी भी इंस्टेंट पर आपको ये वैल्यू निकाल करके दे देगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। अब इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं हम लोग जो कि इस्तेमाल करेंगे सवाल लगाने। तो अगर यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला है उसका क्या अर्थ है, यहाँ जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो बताता है कि अगर कोई भी संख्या आपकी कांस्टेंट है, तो मैंने कांस्टेंट की परिभाषा बता दी, जिसकी वैल्यू बदल ना सके, जिसकी वैल्यू क्या ना हो सके, बदल ना सके। यानी अगर किसी ने बोल दिया x बराबर 4 और कह दिया कि ये आपका यहाँ पर हमें इसका निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो उस केस में किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन कभी भी आप करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। यानी कि कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है आपका, बताइए, 0 होता है। ये बात याद रखिएगा, किसी भी संख्या यानी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, लेकिन अगर ऐसा कभी हो जैसे y बराबर 2x लिखा है, यहां पर एक संख्या भी है यानी कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन भी 0 होगा या नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, है ना। इसके बारे में आप थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि क्या हमेशा ये काम करेगा या सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर होगा तभी ये होगा। तो चेक करते हैं ना इसको। तो ऐसे जब भी केसेस में जैसे y बराबर 2x है, तो आप जब भी इसका निकालना चाहते हैं, अवकलन करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं, उस संख्या को आप बाहर कर लीजिएगा और जो भी वेरिएबल बचा उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। यानी कि जो भी डिफरेंशिएशन के बाद आपका आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2 into 1 that is equal to 2। यानी कि हमने इसका अगर डिफरेंशिएशन किया तो हमें उत्तर क्या मिला, एक नंबर। समझ में आया। तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, किसी भी कांस्टेंट को अगर किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। ध्यान से देखो, उस संख्या को बाहर कर लिया और हमने वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दिया। जो मैंने सिखाया, हमेशा मैं एग्जांपल से सिखाता हूं, आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, आराम से समझ सकते हैं। अगर आप हर एक फॉर्मूले के लिए मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा और तुरंत सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिजिक्स आप मान सकते हैं कि आप बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप उसको टुकड़ों में बांट देंगे और छोटे छोटे कंसेप्ट सीखेंगे तो समझ में आएगा। और एक चीज और याद रखिए, एक कला ये भी होती है, कभी कभी हम लोग की समझने की क्षमता होती है, क्षमता के आगे हम समझ नहीं सकते, तो वहां से समझिए मेरी बात, वहां से टीचर की बात माननी चाहिए। क्योंकि आपके लेवल पर अगर आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, हर चीज आप नहीं समझ सकते हैं, कभी कभी क्या, जैसे मैंने देखिए पिछला जो क्वेश्चन करवाया था, पहला होमवर्क जो था, उसमें मैंने वो डॉग और कैट वाली प्रॉब्लम को कैसे समझाया कि हम लोग को ये दो इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे करना है फिजिक्स के अंदर। जबकि आप उसमें कई चीजें सवाल बन सकते हैं, दिमाग में आ सकते हैं कि सर वो पाथ कैसे आ रहा है, वो अभी इसलिए नहीं समझा सकता मैं आपको क्योंकि मैंने ग्राफ नहीं पढ़ा है। जैसे ही मैं ग्राफ पढ़ा दूंगा आपको तो फिर वो आपको पाथ भी दिखने लगेगा, ठीक है। तो स्टेप वाइज मैनर में पढ़ना होता है, बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर y बराबर अगर है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, जब भी ऐसे प्लस माइनस देखना उसका मतलब समझो, यहाँ पर दो इक्वेशन बन रहे हैं, एक इक्वेशन में तीनों प्लस में होंगे, एक इक्वेशन में तीनों माइनस में, ऐसे ये दो इक्वेशन जब एक साथ लिखने होते हैं तब फिजिक्स में इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में दो इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों का एक साथ फॉर्मूला बनाया गया है, क्योंकि प्लस और माइनस में कुछ खास बदलने वाला नहीं होता। तो अगर हमको पता है u v w, तो अभी सिखाया था मैंने, जब भी वेरिएबल पहचानने हो तो क्या भाई, यहाँ कितने वेरिएबल है सर, 3 वेरिएबल। फिर बाद में देखो क्या लिखा गया है, जहां लिखा गया है u v और w, ये तीनों x पर ही निर्भर करते हैं, लिखा तो है देखो, आर फंक्शन ऑफ एक्स। तभी मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था कि कैसे डिसाइड करेंगे। और हमसे डिफरेंशिएशन करने को देखो ध्यान से, हमसे कहा जा रहा है कि y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, नीचे क्या लिखा है, x। यानी कि अगर ये तीनों x पर निर्भर करते हैं तभी डिफरेंशिएशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे लिखा है, जैसे मैं इसका एग्जांपल करने जा रहा हूँ, फिर इसको देखो तुम्हें आ जाएगा समझ।
तो सबसे पहले एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा इसको ध्यान से। तो अगर y बराबर यहां था u प्लस v प्लस w, ये था क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पर दिया गया है u v w आर फंक्शन ऑफ x। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, u इज अ फंक्शन ऑफ x, पीछे सिखाया था मैंने, v इज अ फंक्शन ऑफ x और w इज अ फंक्शन, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा y बराबर u माइनस v माइनस w, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना, ये पूछा जा रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं, इसको और समझते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो कहते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, मतलब अभी सिखाया था मैंने स्टार्टिंग में, अवकलन की परिभाषा बताई थी, जब डेफिनेशन बताया था, तो मैंने कहा था कि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं एट वैल्यू ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू किस रेट से, किस स्पीड से बदल रही है, हिंदी में बोला था गति, किस गति से बदल रही है, यानी y किस पर निर्भर करता है, x पर निर्भर करता है। हमें वही चेक करना है कि y की वैल्यू कितनी स्पीड में बदल रही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ y की वैल्यू पुट करी, क्या है बेटा y की वैल्यू बताओ, ये लिखी है, तो यहाँ आ जाएगा dy dx u प्लस v प्लस, ये आ जाएगा इसमें, है ना, ध्यान से देखिए। तो पहले तो हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा dy dx, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, u से कर दिया, फिर v से कर दिया, फिर w से कर दिया, तो क्या आ जाएगा, बीच में क्या है, बीच में तो प्लस का साइन, ये पहले तो ये करना सीखिए, ये हो गया हमारा एक काम। अगर माइनस में होगा तो माइनस के लिए क्या करेंगे, फिर से ठीक है, डन। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर v और u और w की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ x और w इज अ फंक्शन ऑफ x। तो मैं समझाना चाहता हूं कि ये इसका x का फंक्शन है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन होगा। अगर नहीं होगा तो मान लो अगर ये किसी और का फंक्शन होता, t का फंक्शन होता, तो यानी अगर ये w इज अ फंक्शन ऑफ t होता, t बोल दिया मैंने, बोल दिया तो करना पड़ेगा। अब w इज अ फंक्शन ऑफ t है, उसकी वैल्यू मान लो 2t है, तो क्या उसका डिफरेंशिएशन होता। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ कोई संख्या होगी तभी डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी कांस्टेंट माना जाएगा। जब भी अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ देखो w की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2t आ गया, नीचे क्या है x। तो अगर यहाँ x है और जो हमने वेरिएबल रखा वो t है, तो x और t का कोई संबंध नहीं है। तो उस केस में इसको क्या मानेंगे हम लोग, इसको मानेंगे कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या तो समझ में आ गई कि नंबर होगा तो हम उसको 0 कर देंगे, लेकिन अगर बच्चे नंबर नहीं है, कोई और वेरिएबल आ गया, लेकिन उस वेरिएबल का x से या नीचे जो भी लिखा हो नीचे, x या कुछ और भी हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है, अगर इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो यानी कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, फिर 0 ही होगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि बहुत मौके मिलेंगे अभी ठीक करने को। तो यहाँ पर w इज अ फंक्शन ऑफ क्या है, तो जब x का फंक्शन है तो उस केस में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब समझ में आया कि किसी भी इक्वेशन को खोलते कैसे हैं, इस तरीके से एक्सपैंड करते हैं। अभी आगे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो उसमें u v w की आपकी पूरी वैल्यू लूंगा, उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले का मतलब है, देखो यहाँ लिखा है, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ, तो इस फॉर्मूले का मतलब मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसे दिया हुआ है y बराबर u इंटू v, ठीक है। अब यहां से दिक्कत शुरू होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे सर, आपने प्लस माइनस था तो आपने अलग अलग कर दिया, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कैसे करेंगे,
तो यहीं से आता है फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल का। क्या आता है भाई? प्रोडक्ट रूल का। देखो यहाँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक को करेंगे डिफरेंशिएट, किसी एक का हम अवकलन निकालेंगे, चाहे u का निकालें चाहे v का निकालें। तो जिसका निकालेंगे उसको तो हमने लिख दिया, जिसका नहीं निकाल रहे हैं उसको कॉमन लेकर के, जैसे u को हमने कहा u का बाद में निकालेंगे, पहले v का निकाल लिया, तो u को हमने बाहर कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया, फिर v का निकाल लिया, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर v को कॉमन ले लिया और इस बार किसका निकाल लिया, u का, और इन दोनों को फिर बाद में जोड़ दिया तो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ये आपका हो गया फोर्थ फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, इसको कहते हैं कोसेंट रूल। इसमें डिवीजन में है, यहाँ y की जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, u बटे v। डिवीजन में है u अपॉन v दिया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे केस में सबसे पहले बेटा v को जो है डिवीजन में डालेंगे। क्या करेंगे, v की जो भी वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में वो उसको उठा के स्क्वायर करके डिनोमिनेटर में डाल। फिर इसमें गलती नहीं कर सकते, इसमें तो प्लस है तो आगे पीछे कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ माइनस है। तो पहले हमेशा v को कॉमन लेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, u को, और बाद में क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और u को कॉमन लेंगे और ये। तो ये अंतर होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले फॉर्मूले, ठीक है। ध्यान रखना इसमें v की जो भी वैल्यू दी रहेगी नीचे, पहले उसको डिवीजन में स्क्वायर करके लिख दोगे, फिर v को कॉमन लोगे, u को डिफरेंशिएट करोगे, माइनस साइन लगाओगे, u को कॉमन लोगे और ये आ जाएगा न्यूमरेटर। ध्यान रखना। अब ये नेक्स्ट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही फॉर्मूला होता है, सबसे ज्यादा फॉर्मूला यही इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मूला आपको इतनी बार इस्तेमाल करना है कि आप इसको अभी से रट लो। अगर y की कोई वैल्यू, इसको मैं यही सॉल्व करूंगा, x की पावर कोई n है, n कोई नंबर हो सकता है, तो अब यहाँ पर अगर मान लो n की वैल्यू 10 है, क्या ले लिया मैंने, n की वैल्यू 10, तो ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10, तो फॉर्मूला पढ़ो, तो जब भी x की पावर n होगा तो फॉर्मूला कहता है n कितना है 10 गुणे x की पावर n माइनस, तो 10 माइनस 1 कितना होगा 9। तो आंसर कितना आया इसका 10 इंटू एक्स की पावर 9। इतना सरल है ये। तो मैंने आपके सामने y की पावर y इक्वल टू एक्स की पावर 10 लिया, जो कि इस फॉर्मूले पे काम करता है x की पावर n। तो उस केस में डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो मैंने n 10 था तो 10 इंटू एक्स की पावर 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। ये आपका ये फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल होता है, ये बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है, इसको पढ़ लीजिए आप, ठीक है। ये आपने अभी सीखा। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको सिखाया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। 6 फॉर्मूले सीखे, अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे फटाफट, जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, y बराबर, तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, dy बाई dx, तो d बाई dx ऑफ x, कोई पावर नहीं होती तो बेटा क्या होता है पावर 1। देखो सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो y इज इक्वल टू x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया n इंटू x की पावर n माइनस, तो n कितना है 1 इंटू x की पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 1 इंटू x की पावर 0। और याद रखना ये बात, x की पावर 0 हमेशा क्या होता है, तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 1। ध्यान रखना ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अगर दिया है x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4, तो अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आ जाएगा, d बाई dx ऑफ x टू द पावर 5 प्लस d बाई dx ऑफ x टू द पावर 4। कैसे किया मैंने, याद है आपको, कौन सा फॉर्मूला लगा, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला लगा पता है, ये वाला फॉर्मूला u प्लस b। इस केस में मैंने क्या सिखाया था, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ u प्लस d बाई dx ऑफ v। ये पीछे मैंने अभी कराया था, वही फॉर्मूला यूज किया। देखो ये u हो गया और ये v हो गया। तो अब इसमें और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा x की पावर n। तो d बाई dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n इंटू x की पावर n माइनस, देखो ये हो गया तुम्हारा n, ये तुम्हारा क्या हो गया, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1, ये फॉर्मूला लिखा देखो बगल में, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू
एक्स की पावर 4 माइनस, क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर, देखो ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है, ये नोट कर लें। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चैट में यूज आप बात कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं, है ना। चलो देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन कर लें इसका, लास्ट कर लें फिर ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो यहां पे कर लेते हैं, जगह है इतनी जगह काफी है। तो यहाँ पे अगर मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ y इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर बेटा 1/2। चलो अब देखो सीखो, यहाँ पर एक चीज सीखने को मिली कि जब भी पावर फ्रैक्शन में होती है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब हमेशा रूट होता है। तो रूट कितने जानते हो, बस तुम स्क्वायर रूट जानते होगे, रूट 2 होता है, क्यूब रूट जानते होगे, है ना, यहाँ 3 लिखा रहेगा। अब आपको दिखाता हूँ nth रूट, nth रूट भी होता है, nth रूट मतलब फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट, इसका मतलब क्या होता है सुनो ध्यान। यहाँ मान लो मैंने x लिख दिया, तो अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो जब स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ 2 की पावर 1/2 है, जब क्यूब रूट होगा तो 3 की पावर, जब nth रूट होगा तो x की पावर 1/n है। तो यानी 1/n में जब भी होगा तो वो रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, देखो अगर अंडर रूट 27 है तो यहाँ 3 लिखा है, यानी क्या कह रहा है कि जो भी नंबर यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करने पर अगर सेम नंबर आता है तो वही इसका क्यूब रूट होगा। तो किसको 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को, तो क्यूब रूट कितना आया, 3 आ गया, समझ में आया। अगर फिफ्थ रूट अगर होगा तो अगर किसी नंबर को हम 5 बार मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर यहाँ पर अंदर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, फिफ्थ रूट कहलाएगा। इसको हम सॉल्व करना सिखाएं, ठीक है। 16 और ये 64, देखो यहाँ पर आ गया 64 किसका फिफ्थ रूट होगा, 2 का, किसका होगा, 2 का। अगर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, 64 मिलेगा। अब मैं आपको एक नई चीज दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना बेटा, बेसिक में तो बहुत चीजें हैं, मैं एज्यूम करके पढ़ाता हूँ कि कुछ चीजें आपको आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आपको और इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं जो फॉर्मूले अभी बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके मैं आपको एक और फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूँ, x की पावर m का पावर होल पावर n, ये क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है। अगर दो नंबर हैं और दोनों की मतलब सेम नंबर की दो अलग अलग पावर है तो पावर ऐड है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो आंसर क्या आएगा 2 की पावर 7। ये सीखो ध्यान से, सेम नंबर था तो पावर है। ये क्या है, 2 की पावर 3 की होल पावर अगर 1/3 है तो ये m हो गया और ये n हो गया। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो 3 1 जा 3 कट गया कि नहीं कट गया। मैंने अभी तुम्हें अनजाने में क्या सिखाया पता है, क्यूब रूट कैसे निकाला, मैंने क्यूब रूट निकाला। तो अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाऊं तो अगर यहाँ 8 लिखा होता या क्यूब रूट लिखा होता तो मैं कैसे सॉल्व करता, देखो ध्यान से सीखो, ये हो जाएगा 1/3 और 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 8। अब ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ये वाला, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 1/3 और ये 3 1 3 बचा क्या आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो ये 27 है, ठीक है, 64 वाला करके दिखा, 27 भी सेम है इसलिए मैं नहीं कर रहा था। तो क्या जाएगा 27 की पावर 1, फिर ये 27 क्या लिख सकते हैं 3 की पावर, इसकी होल पावर 1/3 खुलेगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/3, 3 1 जा 3, आंसर क्या आ गया, देखो ये भी प्रूफ कर दिया। अब 64 वाला भी कर लो, क्योंकि उसमें फिफ्थ रूट है, तुमने आज तक सिर्फ स्क्वायर रूट पढ़ा होगा, तुमसे एग्जाम में क्यूब रूट के आगे नहीं पूछेंगे, याद रखना, लेकिन फिर भी ये बेसिक्स आनी चाहिए। तो फिफ्थ रूट मतलब ऐसी संख्या जिसको 5 बार मल्टीप्लाई कर सके, तो 2 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा 1/5, क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5, देखो आ गया कि नहीं आ गया। तो मैंने तुम्हें कई चीजें सिखाई एक ही क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए मैं ऐसा क्वेश्चन बनाता हूं कि आपको मल्टीपल चीजें समझ में आ जाए। इसमें तुम्हारा मैंने सर्ट से एक टॉपिक होता है 9th क्लास में वो सिखाया, फिर साथ साथ में मैंने ये पावर ऑफ एक्सपोनेंट वाला सिखाया कंसेप्ट, फिर यहाँ पर मैंने अब यूज करने जाना, इतना पढ़ाने के बाद अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा करके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ध्यान से देखो। तो अब अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है
तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। अभी इसमें ये इनकम्प्लीट है थोड़ा, ठीक है। अभी इसमें कम से कम मैं 10 फॉर्मूले तो कहीं नहीं गए, 10 फॉर्मूले और कराऊंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक नेक्स्ट है, बीच में कुछ स्लाइड मिसिंग है तो मैं वो लिख करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसमें कुछ है टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन कर लेते, तो वापस से हम लोग ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, मैं वापस से क्वेश्चन लिखूंगा और उसको फिर आज यहीं पर हम लोग रोकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लें पहले। y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर -1, ये माइनस है, ठीक है। -3x की पावर -1। एक और कंसेप्ट सीख लो, x की पावर -1 क्या होता है, अगर कभी भी माइनस होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल, ठीक है। पहले तो इसको ब्रैकेट खोलोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। पहले तो मैंने आपको जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था कि प्लस और माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया, तो ये जाएगा n into x की पावर n माइनस। यहाँ क्या जाएगा, पहले नंबर को बाहर निकालेंगे और फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया, तो ये जाएगा n into x की पावर n माइनस 1। फिर यहाँ पर नंबर को पहले बाहर निकालोगे, फिर x की पावर -2 है तो -2 और यहाँ x की पावर -2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 2x प्लस क्या देगा 4 इंटू -1/2, 2 2 जा 4 है ना। फिर ये जाएगा x की पावर, ये आता है हम लोगों को पावर सॉल्व करना आता है, देखो मैं सिखा रहा हूँ। -1/2 नॉर्मल तरीके से किया करो इसको, तो क्या आ जाएगा बताओ, एलसीएम तो 2 आ जाएगा है ना। फिर जाएगा -1 -2 -3/2, ठीक है। और दूसरा वाला तो आप कर ही लोगे, फ्रैक्शन नहीं है, ये आ गया -3/2, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा -3 और ये क्या है इंटू -2, तो ये जाएगा माइनस प्लस, ये +6 हो गया। क्या हो गया, ये 3 2 जा 6 और ये x की पावर क्या हो गया, -2 -2 क्या हो गया -3। तो यहाँ से फाइनल आंसर आएगा -2, ये देखो -1 इंटू 2 -2 x की पावर -3/2 प्लस 6x की पावर -, ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को करना होता है। तो ये मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया। अभी इसमें कई चीजें सीखनी है, अभी इसमें कई फॉर्मूले हैं। इसमें डिफरेंशिएशन में अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे करते हैं, जैसे अगर साइन दिया हुआ है साइन कॉस, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। लॉग का अगर कोई फंक्शन है वो कैसे करेंगे, अभी वो भी सीखना बाकी है। उसके बाद हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो अभी मैंने जितना पढ़ाया है इसको प्रैक्टिस करना है तुम्हें, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाने हैं। जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं एक प्रैक्टिस शीट अपलोड करूंगा ऐप के ऊपर, वो प्रैक्टिस शीट भी आपको लगानी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन हमें करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, क्योंकि जब भी आप 12th के एसी चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा डिफरेंशिएशन, तो हम लोग को पहले से डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, तो हम लोग फिजिक्स में आगे चल करके यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।